नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है हेलो मम्मी, जो कि 2024 में रिलीज हुई एक मलयालम हॉरर कॉमेडी मूवी। मुझे पता है आप लोगों ने यह मूवी कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी, पर यकीन मानिए दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है। एक वेटर एक मोटे आदमी को ड्रिंक पीने के लिए देता है और एक दूसरा आदमी जिसका नाम हरीलाल होता है वह इस मोटे आदमी को 500 की नोटों की 4 गड्डी देता है। मोटा आदमी कहता है हरीलाल, यह गड्डी उतनी मोटी नहीं है जितना मैंने कहा था। हरीलाल कहता है अभी के लिए इतना से ही काम चला लो। यह सुनकर मोटा आदमी गुस्सा हो जाता है और हरीलाल की आंख में नमकीन फेंक देता है, जिसकी वजह से हरीलाल बगल वाले टेबल पर गिर जाता है और टेबल पर रखी बियर की बोतल भी गिर जाती है। बियर की बोतल बोनी की थी। वह मोटे आदमी से कहता है तुम्हारी वजह से मेरी बियर गिर गई, इसलिए सेम ब्रांड का बियर लाकर मुझे दो। मोटा आदमी कहता है ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, इसलिए नहीं कि तुम बोल रहे हो, इसलिए करूंगा कि तुम ठंडे हो जाओ। बोनी कहता है तो फिर मेरी झूठी बियर भी तू ही पी। बोनी की इस हरकत पर मोटा आदमी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच थप्पड़ वाला गेम स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वह मेज पर रखी बियर बोतल उठाकर मोटे आदमी के सिर पर मार देता है। अगले दिन बियर बार के 2 आदमी बोनी के घर आकर उसके पापा से बार में टूटी फूटी हुई चीजों का हिसाब मांगने लगते हैं, जो 3 लाख रुपए के करीब था, और बोनी के पापा उन्हें पैसे देने से साफ मना कर देते हैं। कचकच सुनकर बोनी की मम्मी अपने भाई से कहती है मैं इन सब से परेशान हो चुकी हूँ, पता नहीं मुझे शांति कब मिलेगी। पहले बोनी के पापा हर जगह जाकर लड़ाई करते थे और अब मेरा बेटा। मामला सलटने के बाद बोनी के जीजा जी भी आ जाते हैं। बोनी की मम्मी उसके जीजा से कहती है बेटा थॉमसन, क्या मैंने तुम्हें कभी अपना दामाद समझा? तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही समझा है। तुम बोनी के लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं ढूंढते? थॉमसन कहता है मैं रिश्ता तो ढूंढ रहा हूँ, पर वह शादी ही नहीं करना चाहता। थॉमसन बोनी को शादी के लिए समझाने लगता है, तभी बोनी का दोस्त आ जाता है। वह बोनी से पूछता है क्या भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? थॉमसन कहता है पर्सनल, लेकिन बोनी उसे बता देता है कि वह उसकी शादी कराना चाहता है। बोनी का दोस्त कहता है तुम कोई प्रोडक्ट हो क्या कि बेच दिया? हमने 1000 बार कहा है मरते दम तक हम शादी नहीं करेंगे। थॉमसन कहता है देखो हम लोग फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। दोस्त बोनी से कहता है तू अभी के अभी फैसला कर, तुझे परिवार चाहिए या हमेशा साथ रहने वाला तेरा दोस्त? लेकिन बोनी इस बात पर कुछ भी जवाब नहीं देता। थॉमसन बोनी से कहता है तुम्हें शादी नहीं करनी है, इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मैंने एक ऐसी लड़की ढूंढी है जिसकी कोई डिमांड नहीं है, तुम्हें बस उस लड़की से मिलना है और वह तुम्हें रिजेक्ट कर देगी, उसके बाद हमारे घर में शांति बनी रहेगी। बोनी पूछता है तुम्हें कैसे पता कि वह मुझे रिजेक्ट कर देगी? थॉमसन बताता है वह एक GRF स्पिरिट है और तुमने कॉलेज में पैर तक नहीं रखा। वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर की बेटी है और तुम एक वसूली करने वाले की बेटी। उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए जो घर जवाई बनकर रहे। सारी बातें सुनने के बाद बोनी कहता है ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम सबको यही बताओगे कि मैंने उस लड़की को रिजेक्ट किया पर जब बोनी उस लड़की से मिलने जाता है तो उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। दोनों बात कर रहे होते हैं, इस दौरान एक आदमी उनकी फोटो खींच लेता है। बोनी लड़की को अपने एक कुत्ते के साथ खींची हुई फोटो दिखाता है। लड़की पूछती है तुम्हें डॉग्स पसंद है क्या? बोनी कहता है हाँ बहुत पसंद है। फिर बोनी लड़की से पूछता है क्या तुम्हें डॉग्स पसंद नहीं है क्या? लड़की कहती है मुझे तो पसंद है, पर शायद वे मुझे पसंद नहीं करते। इस पर बोनी कहता है पर तुम तो मुझे पसंद हो। इस बात पर लड़की हंस देती है तो बोनी समझता है कि लड़की उससे पट गई। लड़की बोनी से कहती है हम बस अभी अभी मिले हैं तो हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए। बोनी लड़की की इस बात को मान जाता है। थॉमसन बोनी से पूछता है क्या तुम्हें लड़की पसंद आई? बोनी कहता है पसंद नहीं आई, बल्कि दिल में बस गई। जिस आदमी ने बोनी और लड़की की साथ में फोटो खींची थी वह एक डिटेक्टिव था, जो लड़की और उसके पिता के ऊपर एक डायरी लिख रहा था, द बोस डायरी, क्योंकि उसे लग रहा था स्टेफी और उसके पिता एक चोर है। बोनी और लड़की जिसका नाम स्टेफी है, दोनों के बीच आपस में बातें होने लगती और थॉमसन बोनी के मम्मी पापा को बता देता है उसने एक लड़की को पसंद कर लिया है, पर शादी के बाद बोनी को घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। लेकिन बोनी के पापा इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं। उसकी मम्मी भी उसे समझाती है बेटा इस लड़की के अलावा और भी कई सारी लड़कियां हैं, किसी और को पसंद क्यों नहीं कर लेता? बोनी कहता है सभी लड़कियां शादी के बाद लड़के के ही घर आती हैं। एक लड़का लड़की के घर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोनी दिन भर स्टेफी से मैसेज के जरिए बातें करता रहता है और उसकी हरकतों को देखकर उसकी मम्मी उसके पापा से कहती है मुझे नहीं लगता कि वो किसी और लड़की से मिलेगा, हमें कुछ करना चाहिए। बोनी के पापा कहते हैं ठीक है देखते हैं आगे क्या होगा। स्टेफी के पापा बोनी को एक फॉर्म भरने के लिए देते और स्टेफी अपने पापा के बारे में बोनी को सब कुछ बता देती है। एक दिन डिटेक्टिव बोनी की दुकान में आता है और बोनी के लिए एक मैसेज छोड़कर चला जाता है जिसमें लिखा था कोई भी फैसला करने से पहले 2 बार सोचना। स्टेफी बहुत खुश थी क्योंकि बोनी के पापा शादी के लिए मान गए। स्टेफी बोनी से कहती है मैंने तुम्हें जो भी बताया वो सब इम्पोर्टेंट है, तो क्या तुम हमारी शादी के बाद तुम मेरे घर में आकर रहने के लिए तैयार हो? बोनी कहता है स्टेफी जब हमने एक दूसरे को अपना मान ही लिया है तो तेरा मेरा घर कहाँ से हो गया? तुम जहाँ भी रहोगी वह हमारा ही तो घर होगा। यह सुनते ही स्टेफी को किसी चीज की
की जोरों से आवाज सुनाई देने लगती है और बोनी के कई बार मैसेज करने के बाद भी वह उसका रिप्लाई नहीं देती। बोनी के साथ कई दिनों तक ऐसा ही होता है। उसके कॉल और मैसेज का स्टेफी कोई भी जवाब नहीं देती है। थॉमसन से कुछ बातें करने के बाद बोनी स्टेफी को एक आखिरी बार मैसेज करता है, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती, अगर तुम्हारी याद में मुझे कुछ हो गया तो बोलना मत। तभी स्टेफी का रिप्लाई आ जाता है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बोनी थॉमसन से कहता है आखिर वो मेरे बिना रह ही नहीं पाई, उसने जवाब दे ही दिया मुझे। थॉमसन पूछता है क्या जवाब दिया उसने। बोनी कहता है वो मुझसे मिलना चाहती है। थॉमसन कहता है उसके इस मैसेज से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या, अगर मिलने के बाद उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो। बोनी स्टेफी से पूछता है कोई बात है क्या, ना तुम मुझसे बात कर रही हो और न ही मैसेज का जवाब दे रही हो। स्टेफी कहती है तुम मेरी मम्मी को पसंद नहीं हो। यह सुनकर बोनी सन्न हो जाता है क्योंकि स्टेफी के मम्मी को मरे हुए कई साल हो गया है। स्टेफी कहती है मुझे पता है तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, पर अभी भी मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है। मैं ये सब तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो हम दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। बोनी कहता है मैं क्यों तुम पर यकीन नहीं करूंगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और सासू माँ पर भी है, मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए। स्टेफी अपने पापा से कहती है पापा बोनी को मुझ पर भरोसा है। उसके पापा कहते हैं ये तो चौंकाने वाली बात है क्योंकि इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं होता है। स्टेफी कहती है पापा मुझे तो बोनी बहुत अच्छा लड़का लगता है पर वह माँ को पसंद नहीं है। उसके पापा कहते हैं तब तो ये शादी होकर रहेगी, जब तुम्हें और मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो उसे क्या दिक्कत हो रही है। स्टेफी के पापा की यह बात सुनकर उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है। दोनों परिवारों के बीच बातचीत के बाद बोनी और स्टेफी की एक चर्च में शादी हो जाती है। शादी के बाद बोनी स्टेफी को लेकर घर आता है। एक बूढ़ी महिला बोनी की माँ से कहती है इस लड़की की माँ नहीं है, इसलिए आज से तुम ही इसकी माँ हो। यह शब्द सुनते ही बोनी के सारे कुत्ते भौंकने और रोने लगते हैं जो कि एक शुभ संकेत नहीं था। बोनी अपने दोनों कुत्तों को चुप कराने की कोशिश करता है पर दोनों शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी स्टेफी कहती है मम्मी प्लीज, और सभी कुत्ते अचानक से एकदम शांत हो जाते हैं। आज उनकी सुहागरात थी लेकिन स्टेफी अपनी मम्मी से डरी हुई थी क्योंकि यह शादी उनके खिलाफ हुई। बोनी स्टेफी से कहता है अगर हमने लव मैरिज की होती तो कैसा होता, छुप छुप के मिलने का मजा ही कुछ और होता। पर अरेंज मैरिज के भी अपने अलग ही मजे होते हैं। जिसे जानते नहीं पहचानते नहीं उसकी हर कमी को अपनाना, उसमें खुश होना, वो भी एक अनजान घर में, बहुत ही एक्साइटिंग लगता है। पर तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। स्टेफी कहती है बोनी मुझे कोई चिंता नहीं है, वैसे भी मेरी मम्मी मेरे साथ है। पर बोनी को उसकी यह बात सिर्फ एक मजाक लग रही थी। स्टेफी बोनी से कहती है मैंने मम्मी से वादा किया है, मैं पढ़ाई खत्म होने तक फिजिकल नहीं हो सकती। बोनी उससे जिद करने लगता है मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम मेरी बीबी हो, मेरे पास आओ। वह स्टेफी को किस करने ही जाता है तभी स्टेफी की मम्मी उसे धक्का मारकर घर से बाहर फेंक देती है। बोनी को समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। पर जब वह दोबारा से स्टेफी के पास जाता है तो देखता है स्टेफी अपने मम्मी से बात कर रही और उसके चारों तरफ घर में रखे सामान हवा में उड़ रहे। यह देखकर बोनी को यकीन हो गया कि स्टेफी उससे झूठ नहीं बोल रही। अगले दिन टूटे हुए कांच को देखकर थॉमसन बोनी से पूछता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। बोनी कहता है मुझे डिवोर्स चाहिए, मेरी सास सच में एक भूतनी है। लेकिन थॉमसन को भी यह बात झूठ लगती है और वह बोनी से कहता है इन सब के पीछे कुछ और ही लॉजिक है, हम पता कर लेंगे। स्टेफी बोनी को एक रेस्टोरेंट में लाकर उससे कहती है कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें घर में नहीं बता सकती। मम्मी एक अच्छी आत्मा है पर वो ये सब मेरी भलाई के लिए कर रही है। पापा ने मम्मी के खिलाफ जाकर मेरा एडमिशन सनातन स्कूल में करवाया था और पूरा स्कूल तहस नहस हो गया। पर जब मुझे मम्मी की पसंद की स्कूल में ट्रांसफर किया गया तब जाकर वो शांत हो गई। मुझे तुम बहुत पसंद हो बोनी, मम्मी भी तुम्हें पसंद कर लेंगी। शर्त के मुताबिक बोनी स्टेफी के घर आ जाता है। स्टेफी के पापा बोनी से कुछ देर स्टेफी की मम्मी के बारे में बातचीत करने के बाद उसे बताते हैं स्टेफी की मम्मी ने इस घर में कुछ रूल सेट कर रखे और स्टेफी बोनी को अपने घर के सारे रूल के बारे में बता देती है। खाते समय खाना वेस्ट नहीं करना है और थाली में से एक भी दाना बाहर नहीं गिरना चाहिए। फ्रिज खोलो तो उसे 20 सेकेंड के अंदर ही बंद कर दो। बाहर की चप्पल अंदर नहीं पहन सकते। पहने हुए कपड़े उतार कर इधर उधर नहीं फेंक सकते और तुम कभी भी अपना गीला टॉवल बेड पर नहीं रख सकते। सारे रूल को समझाने के बाद स्टेफी कहती है बोनी तुम मम्मी से मिलना नहीं चाहते, मम्मी को हेलो बोलो। बोनी डरते हुए 2 बार हेलो मम्मी बोलता है। जब कोई हलचल नहीं होता तो स्टेफी उससे कहती है अब मम्मी को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगता है वह तुमको पसंद करने लगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। स्टेफी की मम्मी अभी भी उसे पसंद नहीं कर रही थी और नियम का उल्लंघन करने पर वह बोनी को सजा भी दे रही थी ताकि वह डिसिप्लिन सीख सके। और ऐसा ही होता है, कुछ ही दिन में बोनी स्टेफी के घर के सारे नियमों का पालन करना सीख लेता है। एक दिन वॉकिंग करते समय डिटेक्टिव बोनी के ऊपर एक और छोटा सा मैसेज चिपका कर भाग जाता है जिस पर लिखा था तुम खतरे में हो। बोनी डिटेक्टिव का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता मैं खतरे में हूँ। डिटेक्टिव कहता है मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं। बोनी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर डिटेक्टिव उसे बताता है मेरा नाम है बॉस, द बॉस डायरी मेरी ही है, तुमने सुना ही होगा। बोनी कहता है नहीं। बॉस बोनी से बताता है मैंने नए प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के लिए पूरे 8 महीने रिसर्च किया हुआ है। जनवरी 24, 2020 को शिमला के एक बैंक में चोरी हुई। इस चोरी में 55 साल का एक आदमी और साथ में एक जवान लड़की का हाथ है। वो दोनों वहाँ से भाग गए और अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। मुझे लगता है कि इस चोरी में स्टेफी और उसके पिता का ही हाथ है, क्योंकि जब यह चोरी हुई थी तो सैमुअल के बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ था और इन सबको मैं शिमला में हुए चोरी के साथ लिंक कर सकता हूँ। फिर वह बोनी से बताता है तुमसे पहले स्टेफी के कई सारे बॉयफ्रेंड थे, लेकिन कोई उसके काम क्यों नहीं आया। उस लड़की से मैंने बहुत बार खुद से ही बातें करते हुए देखा और उनके घर में हमेशा एक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उनको एक्सपोज करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसके लिए बोनी मान जाता है, क्योंकि उसे सच के बारे में पता था और बॉस से बातें करने पर वह समझ गया कि बॉस गलत दिशा में रिसर्च कर रहा है। थॉमसन और बोनी का दोस्त स्टेफी की मम्मी की आत्मा सच में है या वह झूठ बोल रहा है, यह पता करने के लिए एक मॉल में जाते हैं, जहाँ स्टेफी कुछ जरूरत का सामान लेकर निकलती है। तो बोनी का दोस्त उसका बैग छीनकर भागने लगता है, पर वह कितना भी तेज भागने की कोशिश करता है, एक ही जगह पर टिका रहता है। बोनी के दोस्त के साथ हो रही हरकतों को देखकर थॉमसन को यकीन हो जाता है कि बोनी सच बोल रहा था। स्टेफी की मम्मी की आत्मा सच में उसके साथ रहती है। एक दिन बॉस स्टेफी के घर सच का पता करने आ जाता है। उस दिन घर में सिर्फ बोनी ही था। बॉस घर में जूता पहनकर आ जाता है और घर में रखे सामान को उठाकर चेक करने लगता है। बोनी स्टेफी की मम्मी को उकसाने के लिए बॉस से पूछता है उस दिन तुम पापा के बारे में कुछ बता रहे थे। बॉस कहता है ही इज क्रिमिनल। यह सुनने के बाद भी मम्मी का कोई रिएक्शन नहीं होता है। फिर बोनी पूछता है मेरी बीबी और इस घर की बेटी के बारे में क्या बोल रहे थे। यह सुनते ही घर में रखे सारे सामान बॉस के पीछे हवा में उड़ने लगते हैं। बॉस कहता है अगर मेरी मेमोरी सही है तो मुझे हमेशा यही लगता रहेगा कि वो एक बॉन्ड क्रिमिनल है। बोनी खुश होते हुए कहता है तुम अपने पीछे देखो। बॉस पीछे हवा में उड़ती हुई चीजों को देखकर कहता है ये मस्त है, यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोनी कहता है यही तो है सारे सवालों का जवाब। बॉस कहता है इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। बोनी कहता है इस घर में स्टेफी की मम्मी की आत्मा रहती है और यह देखकर बॉस भी डर जाता है। दीदी जो कि थॉमसन की बीबी थी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, जिसे देखकर बोनी भी सोचता है उसे अपने बच्चे का प्यार कब मिलेगा। स्टेफी बोनी से पूछती है बोनी कहीं तुम मुझसे शादी करके पछता तो नहीं रहे हो ना। बोनी कहता है इसमें तुम्हारी क्या गलती हो सकती है, अगर हम खुल के बात कर पाते तो मुझे थोड़ा और अच्छा लगता। स्टेफी कहती है मैं जब शिमला में पढ़ रही थी तो वहाँ पर मेरा एक बॉयफ्रेंड था और किसी को पता ना चले इसलिए हम टेक्स्ट के जरिए बातें करते थे। बोनी कहता है बात कर रही हो या जला रही हो। स्टेफी फिर से बोनी से कहती है यानी किसी को पता नहीं चलता था हमने टेक्स्ट मैसेज में क्या बातें की है, समझ में आया। और बोनी उसकी बात समझ जाता है। एक दिन बोनी बहुत खुश था और वह स्टेफी के पापा को एक रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर वह शौक हो जाते हैं क्योंकि वह रिपोर्ट स्टेफी की प्रेगनेंसी का था। यह सुनकर स्टेफी की मम्मी का रिएक्शन चालू हो जाता है और इसी बीच हमें अंधेरे में बैठी हुई एक बूढ़ी महिला को दिखाया जाता है जो शायद कोई तंत्र मंत्र कर रही थी। बॉस बोनी को अपने पुराने प्रोफेसर काजम्मा द्वारा लिखा हुआ एक किताब देता है जो कि बोनी के काम का ही था और बोनी इस किताब को पूरा पढ़ जाता है और उसे आत्मा को काबू करने का पता चल जाता है। बोनी ने प्रेगनेंसी वाली जो रिपोर्ट दिखाई थी वो नकली थी, स्टेफी प्रेग्नेंट नहीं थी। यह बस दोनों का एक प्लान था ताकि स्टेफी की मम्मी की आत्मा काबू में आ जाए और उन्हें मिलने में कोई दिक्कत ना हो। स्टेफी बोनी को सब करने का परमिशन दे देती है जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है, पर थोड़ी ही देर बाद उसके मम्मी पापा आ जाते हैं जिसकी वजह से उसका प्लान फेल हो जाता है। बोनी के पापा के कचकच की वजह से स्टेफी की मम्मी को गुस्सा आ जाता है, पर बोनी किसी तरह से अपने पापा को पीटने से बचा लेता है। बोनी अपने पापा को घर में दारू भी नहीं पीने देता है, उन्हें बाहर खड़ी गाड़ी में दारू पिलाता है। बोनी के पापा इतना ज्यादा दारू पी लेते हैं कि उनको नशा हो जाता है और वो बोनी के ससुर से बहस करने लगते हैं। सैमुअल जो कि बोनी के ससुर थे उसके पापा से कहते हैं देखो अगर आप बोनी के पापा हो तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरे नियम कानून चलते हैं, समझ गए। बोनी के पापा कहते हैं ये घर तो जेल से भी बदतर है, टीवी नहीं देख सकते, दारू नहीं पी सकते और तो और खुल के बातें भी नहीं कर सकते। बातों ही बातों में उनका ओवरडोज ज्यादा हो जाता है और वे घर में रखी चीजों को तोड़ने लगते हैं। इस दौरान एक ग्लास के टुकड़े से स्टेफी को चोट लग जाता है। स्टेफी को चोट पहुंचाने वाले को उसकी मम्मी सजा ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बोनी के पापा को भी अच्छी तरह सजा दी। बास बोनी और थॉमसन को लेकर अपने प्रोफेसर के पास आ गया। प्रोफेसर कहती है क्या तुम मुझसे मिलने खाली हाथ आए हो। बॉस कहता है हम बिना दक्षिणा के ही कैसे आ सकते हैं और वह बैग में से एक दारू निकाल कर प्रोफेसर को दे देता है जिसको वह पी जाती है। फिर वह प्रोफेसर से बोनी के बारे में बताता है इसकी अभी अभी शादी हुई है और इसकी सास एक नंबर की पागल है, उन्होंने मुझ पर भी वार किया था। यह सुनकर प्रोफेसर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है क्या मैं तुम लोगों की पारिवारिक समस्याएं सुलझाने के लिए बैठी हूँ। बोनी कहता है ऐसा नहीं है दादी, बॉस ने आपको गलत समझाया। मेरी सास को मरे हुए 22 साल हो गया है, तब मेरी बीवी 5 साल की थी और तब से अब तक वह स्टेफी के ही साथ है। प्रोफेसर बॉस से कहती है तुम्हें पता है ना कि मैं यह सब छोड़ चुकी हूँ। बॉस कहता है इस धरती पर सिर्फ आप ही हैं जो इस मामले में हमारी मदद कर सकती है, पर
पर प्रोफेसर उन्हें यहाँ से जाने को बोल देती है। मुझे तुम्हारे सामने मौत का जाल दिख रहा है, संभल कर रहना, उसमें गिर मत जाना, तुम अभी जवान हो। बोनी थॉमसन से फोन पे बातें कर रहा था, तभी एक तांत्रिक अपने जादू की मदद से बोनी के ऊपर वार कर देता है। स्टेफी जोर से चिल्लाती है मम्मी, और चाकू बोनी को लगने से पहले ही रुक जाती है। स्टेफी समझती है यह काम उसकी मम्मी का है, और वह अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी ये क्या कर रही है आप ऐसा कैसे कर सकती है? अगर मैं आपको नहीं रोकती तो आज आप बोनी को मार ही डालती। पहले मुझे मारो, मेरी ही गलती है जो मैं आपकी हर बात मानती आई हूँ। इस मासूम को छोड़ दो, ये कहीं और जाकर रह लेगा। वह अपनी माँ को बहुत सारी बातें सुना देती है, लेकिन यह काम स्टेफी की माँ का नहीं था, इस तांत्रिक का था। वह यही चाहता था उसकी बेटी किसी तरह से अपनी माँ को अपने से अलग होने को कहे। स्टेफी के पापा भी इमोशनली रोते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर उसकी मम्मी का भी रिएक्शन इमोशन भरा ही होता है। अगले दिन तांत्रिक अपने कुछ लोगों के साथ स्टेफी के घर आ जाता है, जिसने बोनी को मारने की कोशिश की और इल्जाम स्टेफी की मम्मी पर आ गया था। तांत्रिक स्टेफी की माँ की आत्मा को लेने आया था। वह सैमुअल से कहता है, तुम लोग मान गए हो तो मम्मी की जिम्मेदारी अब से मेरी है। इससे पहले कि हम शुरू करें, तुम लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना होगा। मम्मी से जुड़ी सारी बिलोंगिंग्स हमें सौंपनी होगी। यह सुनते ही उसकी मम्मी एक नुकीली चीज से तांत्रिक के ऊपर वार कर देती है, पर तांत्रिक पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी चीज, मम्मी के साथ जो बर्ताव है वह पहले जैसा ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। सही समय और तारीख आपको बता दिया जाएगा। बोनी बूढ़ी प्रोफेसर से कहता है, दादी जी शिमला से कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि वो सासू माँ के केस को संभाल लेंगे। प्रोफेसर कहती है, उन्होंने कहा वो ऐसी आत्मा को लेकर जाएंगे, उनके जैसे झूठे बहुत हैं और तुम जैसे बेवकूफ भी बहुत मिल जाएंगे। बोनी कहता है, वो देखने में मामूली नहीं लग रहे थे, उनके कपड़े अजीब तरह के थे और उनकी गर्दन में हिरन के सिंग जैसा टैटू भी बना हुआ था। यह सुनते ही प्रोफेसर उनको एक किताब में छपी हुई एक चित्र दिखाती है, जिन्हें देखकर बोनी कहता है, हाँ यही बना था। प्रोफेसर कहती है, महोदास वो आत्मा की खोज में पूरी दुनिया में घूमते हैं, अगर वो आत्मा की तलाश में आए हैं तो बहुत शक्तिशाली होगी वह आत्मा। महोदास कोई मामूली दल नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो प्रकृति के नियम और मानव निर्मित समय सीमा से परे हैं। वो आत्माओं को इंसान से भी ज्यादा अच्छी तरह से देख सकती है। उनका लक्ष्य एक ऐसी आत्मा को ढूंढना होता है जो उन्हें शक्तिशाली बना दे और फिर वो कुछ भी कर पाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार मक्षिदा, जो सदियों से धरती के नीचे अमृत वृक्ष के नीचे वास करती है, उनकी मार्गदर्शक है। अगर उन्हें एक शक्तिशाली आत्मा मिले तो वे उन्हें किसी भी तरह हासिल करते हैं और मक्षिदा को समर्पित कर देते हैं। अगर महोदास किसी आत्मा को पकड़ना चाहे तो आत्मा कितनी भी अच्छी हो, उन्हें हराकर उन्हें गंदे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस समय आत्मा को जो पीड़ा सनी होती है वो हमारी सोच से भी परे है। बोनी कहता है, मैं नहीं चाहता कि सासू माँ के साथ ऐसा हो। क्या आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकती हैं? कोई तो रास्ता होगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्रोफेसर कहती है, मेरे हिसाब से समय और जगह दोनों ही गलत है और यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। स्टेफी और उसके पापा मम्मी के जाने से पहले बहुत रोते हैं। बोनी भी चाहता है कि मम्मी उसे परेशान करे, पर ऐसा नहीं होता है। सभी तांत्रिक के बताए हुए समय और स्थान पर आ जाते हैं। स्टेफी को लग रहा था कि तांत्रिक उसकी मम्मी को इस लोक से दूर दूसरे लोक में भेज देगा, पर सच्चाई तो सिर्फ बोनी और उसके दोस्तों को ही पता थी। तांत्रिक अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देता है और वह स्टेफी को अपने वश में करके उसका खून अपने कुंड में डाल देता है, जिसकी वजह से स्टेफी की मम्मी की आत्मा मक्षिदा के अंदर जाने लगती है। यह देखकर स्टेफी रोने लगती है और बोनी से कहती है, बोनी मम्मी जा रही है। बोनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता है, क्योंकि तांत्रिक के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी यहाँ पर एक हीरो की तरह प्रोफेसर की एंट्री हो जाती है और वह अपनी छड़ी से अकेले ही तांत्रिक के लोगों को मारने लगती है। इस दौरान मक्षिदा जमीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से तांत्रिक का कार्य भंग हो जाता है। वह गुस्सा हो जाता है और स्टेफी को हवा में उड़ा देता है। बोनी उसे बचाने की कोशिश करता है पर वह तांत्रिक की शक्तियों के आगे कमजोर पड़ जाता है। तांत्रिक स्टेफी को एक कुल्हाड़ी खींचकर मारता है। स्टेफी जोर से चिल्लाती है मम्मी, और कुल्हाड़ी स्टेफी को लगने से पहले ही हवा में रुक जाती है और पलटकर तांत्रिक पर वार कर देती है, पर वह आसानी से बच जाता है। इस दौरान प्रोफेसर की शक्तियाँ भी वापस आ जाती है और स्टेफी की मम्मी बोनी को भी कुछ शक्तियाँ दे देती है, जिसकी वजह से वह तांत्रिक और उसके लोगों से आसानी से लड़ पाता है। और बोनी की मम्मी अपनी शक्तियों से तांत्रिक और उसकी शक्तियों का अंत कर देती है। सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। स्टेफी देखती है उसकी मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वह रोने लगती है और बोनी से कहती है, माँ हमें छोड़कर चली गई बोनी। तभी मम्मी की आत्मा आकर दोनों को एक करके चली जाती है, क्योंकि उसकी बेटी का ख्याल रखने के लिए अब बोनी उसके साथ था। और यहीं पर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।